गुट बहुत हैं। सुक्खू भी सीएम बनना चाहते हैं अगर कांग्रेस सत्ता में आए। मुकेश अग्निहोत्री का भी अपना दावा है और वीरभद्र जी के परिवार का दावा तो है ही। लोगों ने कहा कि राजीव शुक्ला के सबसे ज्यादा पसीने तो इसी में छूटे कि पहले इन सबको एक कमरे में बिठा तो लें। ये क्या है, इतनी खबरें आती हैं, इतने बयान आते हैं जिलों के स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर। एक सोचता मैं बनूं, एक सोचता मैं बनूं। मैं तो ये सोचती हूँ कि जिसके भाग्य में लिखा होगा या जिसको लोग चाहेंगे वही बनेगा। तो ये सवाल बड़ा पूछा जा रहा है कि प्रतिभा जी, भाई वीरभद्र जी भी सांसद रहते हुए विधायकी लड़े थे, तो आप इस बार चुनाव नहीं लड़ी और कई लोग उसको मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी से भी जोड़ के देख रहे हैं। मैं ऐसे भी पॉलिटिकली एम्बिशियस नहीं हूँ, ये तो परिस्थिति ने मुझे ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। सरकार बनती है अगर, जो आप लोगों का दावा है, क्या प्रतिभा सिंह मुख्यमंत्री पद की दावेदार होंगी? मेरे से सीनियर कई लोग बैठे हैं, अब क्या कौन है आपसे सीनियर जो आपको लगता है दावेदार? मैनी पीपल। 1998 का जिक्र आया, आप पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं और हार जाती हैं। कई विरोधी कहते हैं कि वीरभद्र जी नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी राजनीति में आए। बिल्कुल सत्य है ये, बिल्कुल सही क्या बात। प्रसंग था, बताइए जरा। आप वीरभद्र जी के प्रसंग सुना रही हैं तो मेरे मन में ये उत्सुकता है, आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी? वीरभद्र सिंह जी went to इंदिरा जी and he said, मैडम I have a personal request. He said जी ऐसे मेरे मदर का बहुत है, she wants me to get married again. प्रतिभा सिंह जी, पिछले दिनों आपने इंटरव्यू दिया था, उसको लेके बड़ी चर्चा हुई, कंट्रोवर्सी भी हुई। तो आप उसमें कह रही थी कि देखिए जी, इंदिरा जी का ज़माना था, राजीव जी का ज़माना था, सोनिया जी का ज़माना था, तो वो मिलते खूब थे, उपलब्धता थी। नए बच्चे हैं तो इनको उस चीज़ पे थोड़ा सा काम करना होगा, प्रियंका को, राहुल को। क्या कहना चाह रही थी आप? I went to meet सोनिया जी, I discussed the entire matter with her. फिर मैं प्रियंका जी से भी मिली। In fact, she told me. जमघट, लल्लन टॉप का वो मंच जहां सत्ता के दावेदारों से सवाल पूछे जाते हैं। फिल वक्त हिमाचल प्रदेश में चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है। सबकी अपनी अपनी दावेदारी है, सबके अपने अपने जनता से वादे हैं और हम जो जनता के हरकारे हैं आ गए हैं सवालों की पोटली लेकर। जमघट के इस एपिसोड में हमारी मेहमान हैं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष और मंडी से सांसद प्रतिभा सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद। प्रतिभा जी, बार बार एक बात कही जा रही है कि 1962 में जिस राज परिवार से आने वाले नौजवान ने पॉलिटिक्स में कदम रखा, वीरभद्र जी की मैं बात कर रहा हूँ, पहली मर्तबा चुनाव लड़े, जीते और तब से लेके उनके देहांत तक वो एक कांस्टेंट पॉलिटिकल फैक्टर रहे। यशवंत परमार जी का ज़माना देखा गया, रामलाल जी का ज़माना देखा गया और फिर वीरभद्र जी का ज़माना आया। ये पहला चुनाव है राज्य बनने के बाद जिसमें वीरभद्र जी की सक्रिय सदेह मौजूदगी नहीं है। आप उनकी पत्नी हैं, उस परिवार से हैं और अब कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिस पद पर आपके पति रहे, मुख्यमंत्री रहे कई दफ़ा, रिकॉर्ड दफ़ा। आप वीरभद्र सिंह की लेगेसी को कैसे देखती हैं? एक तो हम वो जवाब हैं जो सुनते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और रैली में, पर्सनली आपके लिए क्या मायने हैं इसके? देखिए, जहाँ तक वीरभद्र सिंह जी का सवाल है, उनका बड़ा घनिष्ठ संबंध था हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ। वो अपने आप को मुख्यमंत्री ना मानते हुए ये समझते थे मैं पूरे प्रदेश का एक मुख्य हूँ। उसी आधार पर उन्होंने लोगों के काम किए, लोगों के साथ कनेक्ट बनाया। जब भी वो घर से निकलते थे तब उनका ये रहता था कि जितने भी लोग यहाँ पर कोई दुख तकलीफ़ लेकर आए हैं या मेरे घर तक पहुँचे हैं, उनकी एक एक की बात सुननी और उनकी नज़र उस लाइन पे रहती थी जो लाइन लोगों की खड़ी की जाती थी, जो उनको लगता था सबसे गरीब, सबसे ज़रूरतमंद है, उसको पहले प्रायोरिटी देते थे, उसको बुलाते थे कि उसको बुलाना जरा। फिर उसकी इसी घर में बुलाने लगती थी? इसी घर में बिफोर ही सैट इन द कार, तो वो बातचीत करनी, उनको पूछना तुम्हारी क्या तकलीफ़ है, तुम्हारा क्या दुख है, और तत्काल ही उसका समाधान भी करते थे। अफसर यहाँ खड़े होते थे, चाहे उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे, चाहे उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे, उनको आदेश दिया जाता था कि इनका काम देखना, ये अभी जाकर दफ्तर में करना है और इनको तो उनको दोबारा वापस नहीं आना पड़ता था। इमीडिएटली वो उसका समाधान करके उन लोगों को यहाँ से संतुष्ट करके भेजते थे।
फिर जाना उन्होंने यहाँ से ओक ओवर, तो ओक ओवर में भी जो उनका सरकारी आवास था वहाँ पर मुख्यमंत्री भी, का आवास। हाँ जी, वहाँ पर भी बहुत से लोग होते थे, फिर उनको निपटाना, सेम प्रक्रिया वहाँ भी चलती थी, सभी से बातचीत करनी, सभी का दुख तकलीफ देखना, जिसको मेडिकल हेल्प चाहिए उसको मेडिकल हेल्प दी जाती थी, किसी की और कोई प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया जाता था। ऐसा कार्यक्रम उन्होंने अपने जीवन में एक अपनी डेली रूटीन बना दिया था। उसके बाद ऑफिस जाना, ऑफिस के काम करने, डील करना, ये करना, पर ऑफिस में भी जब आखिर 8-9 बजे तक वो दफ्तर में बैठते थे, दफ्तर का काम करते थे, और जब उन्होंने दफ्तर छोड़ना उससे पहले भी पूछ लेते थे, उठने से पहले देख लो कोई और तो नहीं है मिलने वाला, और तब भी वो ये करते थे कि अगर कोई मेरे को मिलने वाला है तो चाहे वो 8 बज गए चाहे 9 बज गए, उनको मिलना, उनकी बात सुनना। उपलब्धता पर बड़ा जोर था। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उसके बाद जो सपोजिंग कोई रात को मिला तो उनको पूछते थे तुम्हारी रहने की व्यवस्था कहाँ है, तुम कहाँ ठहरे हुए हो, तुम्हारे को कोई ज़रूरत तो नहीं है, तुम्हारा रहने का कर दूं, तुम्हारे खाने का कर दूं, मतलब इतना तक डिटेल में ही वुड लुक इनटू द पीपल। तो हाउ कैन पीपल, इस मकाम में लोग कैसे उनको भुला सकते हैं। आज भी मान लिया वो शारीरिक तौर पे हमारे साथ नहीं है, पर लोगों के दिलों में आज भी उनका निवास है। लोग उनको इतनी मधुरता से, इतनी मतलब शालीनता से, और आज भी जो उनके दिल में लगता है कि नहीं वीरभद्र सिंह जी नहीं गए, अगर उनका नाम ले दो लोग इतने इमोशनल हो जाते हैं कि मतलब उनका गला भर जाता है उनकी बात करते करते। जब उन्होंने देखा, आपने देखा ही, जब वीरभद्र सिंह जी नहीं रहे तो कितना हजूम लोगों का रामपुर में आया जहाँ उनका पार्थिव शरीर रखा गया था। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हिमाचल, हालांकि वो कोरोना काल था, कोरोना काल के बावजूद भी लोगों ने, हज़ारों क्या लाखों की संख्या में लोग वहाँ पर हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से पहुँचे कि हमने उनके अंतिम दर्शन करने। और जब उन्होंने उनकी विदाईगी दी तो मुख्यमंत्री जी भी पहुँचे, जयराम ठाकुर जी भी पहुँचे। वी आर ग्रेटफुल एंड वी विल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल कि उन्होंने भी उस क्षण में वहाँ पर उपस्थित होकर, हालांकि बहुत तपती धूप थी, बहुत गर्मी थी, उसके बावजूद भी वो वहाँ खड़े रहे जहाँ उनका दाह संस्कार किया जा रहा था। और उसके बाद आप देखेंगे जितने भी लोग वहाँ पर मिलने आए, मैं और विक्रमादित्य और घर परिवार के लोग उनको अटेंड कर रहे थे, तो लोगों का यही मानना था कि वीरभद्र सिंह जी चले गए, अब हमारा मुख्य कौन है, कौन हमारी रक्षा करेगा, कौन हमारे को पूछेगा, कौन हमारे दुख सुख जानेगा। ये आवाज़ उनके दिल से निकलती थी। तो हमने उनको सभी को सांत्वना देते हुए ये कहा, आप विश्वास करें कि हम भी आपकी देखरेख ऐसे ही करेंगे, हम सत्ता में रहें चाहे नहीं रहें, हमको आप वीरभद्र सिंह का परिवार मान के चले, और जो हमारे से होगा हम आपकी हर तरह से मदद करेंगे, और हम उनकी जगह, उनका परिवार अब आपकी सहायता के लिए खड़ा है। ये आश्वासन हमने लोगों को दिया। प्रतिभा सिंह जी, आप वीरभद्र जी के प्रसंग सुना रही हैं तो मेरे मन में ये उत्सुकता है, आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी वीरभद्र सिंह जी से? जी। ऐसे है ना, हमारे जो यहाँ पर परिवार, जो रूलिंग फैमिलीज रहे, उनके साथ एक सभी का कनेक्ट था। जितने जब पूर्व स्टेट्स, राज परिवार हैं, हाँ, हाँ पूर्व स्टेट्स थी, अर्स्टवाइल स्टेट्स, उनमें एक कनेक्शन था, हमारा आना जाना था, हमारा मिलना था। एज चिल्ड्रन ऑल्सो, एज अ चाइल्ड ऑल्सो वी यूज्ड टू कम टू हिज प्लेस, बिकॉज इनको हम आदर्श मानते थे, हर परिवार के लोग, कि नहीं वीरभद्र सिंह जी एक हमारे एक ऐसे आदर्श है जिन्होंने राजनीति में आकर सभी लोगों का भला किया है। तो लोग इज्जत भी करते थे, मान भी करते थे। का भी एक रसूख था, वो तो था ही था, वो तो था ही। मैं औरों की बात कर रही हूँ, जो बुशहर स्टेट के अलावा भी, जैसे हमारे इर्द गिर्द के स्टेट्स है, क्यूंथल हुआ, बागल हुआ, नालागढ़ हुआ, और भी ठियोग हुआ, मधान हुआ, ऐसी छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट्स थी। उनका सभी का आना जाना, कोई दुख है तो कोई, मतलब कोई घर गमी होगी, घर में कोई सुख हो गया, कोई जन्मदिन हो गया, सभी का आना जाना। उस मतलब हम भी काफ़ी बार इनके पास आए। और मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सुनाऊं। जी। जब मैंने 10th पास की
उसके बाद हम किसी रिलेटिव के घर में मिले, वो भी एक प्रिंसली स्टेट थी, तो उनके घर में मैं भी आई थी और राज साहब भी थे। तो एज अ ही फेल्ट कंसर्न्ड, ही आस्क्ड मी कि आप क्या कर रही हैं। मैंने बोला जी अभी तो मैंने 10th की है। तो ही सेज यू डोंट इंटेंड टू स्टडी फर्दर। आई सेड नो। तो ही सेज व्हाई यू वांट टू गेट मैरिड। आई सेड दैट इज़ व्हाट माय फादर हैज सेड। अल्टीमेटली आई थिंक वही होता है लड़कियों के लिए कि थोड़ी बहुत शिक्षा ले लिया। ही सेज नो। ही टोल्ड माय फादर वाज आल्सो सिटिंग देयर। वो उनको उन्होंने पुकारा और उन्होंने कहा राजा साहब, वो भी एक रूलिंग स्टेट के हेड रहे, तो उन्होंने कहा राजा साहब आप अपनी बेटी को समझाओ, शी हैज़ टू स्टडी फर्दर एंड प्लीज़ परस्यू दैट, ये पढ़े आगे। तो मेरे फादर ने बाद में मुझे कहा आपने सुना कितना बड़ा व्यक्ति और आपके लिए क्या कहा उन्होंने, तो यू बेटर स्टार्ट स्टडिंग नाउ। एंड मैंने फिर दोबारा से, क्योंकि मैंने कहाँ पढ़ाई करती थी आप? मैं तारा हॉल स्कूल में पढ़ती थी। वहाँ सीनियर सेकेंडरी नहीं, आईसी मतलब आईसी 12वीं का जो होता था वो हाँ, नहीं था। 12वीं नहीं थी उस टाइम, 10th तक थी। तो मैंने 10th की थी वहाँ से, बट दैट वाज नॉट रिकग्नाइज्ड बाय हिमाचल गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो जो यहाँ की रिकग्निशन थी वो आपको इस बोर्ड से ही 10th करनी पड़ती थी। तो मैंने दोबारा फिर अगेन आई पेड फॉर 10th, अगेन मैंने वो किया। फिर उसके बाद भी कई मरतबा मिलना हुआ, उन्होंने कहा बस इतना करके हो गया, अब यू मस्ट स्टडी फर्दर, गो इन फॉर कॉलेज, स्टडी फर्दर। तो आई सेड नो जी आई डोंट वांट टू डू इट। ही सेज व्हाई? आई सेड जस्ट लाइक दैट, आई फील। आपकी दिलचस्पी नहीं थी पढ़ाई नहीं, में? दिलचस्पी के अलावा मेरे को ये लगता आसपास का था माहौल? नहीं, जो मेरे साथ के वो मेरे से बहुत आगे चले गए, मैं तो एक वो दो 2 साल साल जो repeat पिछड़ करने गई। पड़े, हाँ हाँ जी। तो मैंने बोला नहीं, मैं नहीं। ही से नहीं, आपको पढ़ना चाहिए, आप बीएड करो या कॉलेज करो। इट वाज ऑन हिज परसुएंस दैट आई वेंट एंड फर्दर डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम GCW इन चंडीगढ़। अच्छा। फिर उसके बाद कई मरतबा मिलना हुआ, जैसे हम कई गेट टुगेदर में मिलते थे। बट ही वॉज लाइक अ फादरली फिगर टू मी, फादरली फिगर जो ऑलवेज गाइड करते थे कि नहीं बच्चों के लिए एजुकेशन बड़ी ज़रूरी है, यू मस्ट डू फर्दर, व्हाट आर यू डूइंग। उस टाइम तो कोई ऐसी बात नहीं थी दैट ultimately we would become life partners. It was never like that. When I went to college also, many times he would come and see me, he would see that are you all right, मतलब he looked after me like his own child। जैसे आप अपने, उनकी daughters और मैं हम उम्र थे, तो उन्होंने मुझे वही स्नेह वही प्यार मुझे भी दिया, और अल्टीमेटली इट वाज उनकी कारण मैं इतना आगे बढ़ पाई। एनीवे अल्टीमेटली फिर व्हाट हैपेंड लेटर ऑन, दैट ऑल्सो आई मस्ट नरेट। जी प्लीज। उनकी मदर अलाइव थे काफ़ी अरसे तक, वो राज साहब को परस्यू करते रहे कि आप दोबारा शादी करो, दोबारा शादी। ये राजा पदम सिंह जी की जो पत्नी, उनकी हाँ माता जी जी जी, जो वीरभद्र सिंह जी की माता थी। तो ही वुड ऑलवेज से कि नहीं अब मैं पब्लिक लाइफ में हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे नहीं करना। तो उनको लगता था कि हमारी इतनी बड़ी बुशहर रियासत, इतना बड़ा हमारा, मतलब किसके लिए है ये? अगर आप आगे आपकी लेगेसी नहीं चलाने वाला होगा कोई, तो कौन संभालेगा ये सब? डॉटर्स की तो अल्टीमेटली शादी हो जाती, दे गो टू अदर हाउसेस। तो ही वॉज द वन हु परसुएड एंड ही सेड, शी सेड कि नहीं यू मस्ट। तो बहुत देर तक तो वो अवॉइड करते रहे कि नहीं मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं करनी। अल्टीमेटली उनके ऊपर बहुत प्रेशर डाला उनकी मदर ने। उन्होंने कहा देखो मेरी आपसे ये लास्ट अपील है दैट यू मस्ट थिंक अबाउट योर फैमिली एंड योर लेगेसी ऑल्सो, कौन इसको कैरी फॉरवर्ड करेगा? ही वुड ऑलवेज से कि नहीं मेरे भाई का लड़का है, ठीक है वो ले लेगा इस लेगेसी को। तो मेरी मदर कहती थी कि दिखता तो अपनी आंख से ना, अपनी आंख से आप वर्ल्ड देख सकते हो, तो यू मस्ट हैव अ चाइल्ड ऑफ योर ओन। ही शी मेंट दैट। राज साहब फिर वीरभद्र सिंह जी, ही वेंट टू इंदिरा जी, शी वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, एंड शी सेड कि ये 1980-82 की लगभग बात है, 82 और 83 लेट 70s। Okay. he went to Indira ji and he said, madam I have a personal request. तो she says yes tell me। तो he said जी ऐसे मेरे मदर का बहुत है and she wants me to get married again, and since I'm in political life, she says no, this is your personal life, you please go ahead, politics has nothing to do with this, आप करो जो आपको ठीक लगता है, आपका अपना निजी जीवन है, you have all the right to go ahead। Anyway then
he got the clearance from her, and he was basically a very shy person. बहुत संकोच और झिझक करते थे कि लोग क्या बोलेंगे, इसकी रिप्रकशन क्या होगा, क्या ऐसा लोग इसको मतलब क्या समझेंगे. अल्टीमेटली फिर वो उन्होंने वो शायनेस को ओवरकम करते हुए ये डिसाइड किया कि चलो वन फाइन डे आई विल. देन इन 85 we got married. He asked me very categorically कि is it all right with you? Are you comfortable? इन केस आई एम नॉट, मैं कोई आपको पास जोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा. अगर आपको लगता है कि नहीं तो आई विल नॉट गो फर्दर विद दिस. देन माई फादर हैड ऑल्सो टोल्ड मी, ही टोल्ड मी कि देखो ज़िंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं बेटा, और आपको अपना जीवन सुधारना है तो इससे बेटर व्यक्ति आपको नहीं मिल सकता. ठीक है, थोड़ा एज गैप ज़रूर है, बट पहले के ज़माने में भी ऐसा होता था. तो आई थिंक यू शुड गो अहेड विद दिस. तो सिंस एंड वी वर ऑफ दैट जनरेशन जहाँ हम माता पिता की बात फाइनल मानते थे कि जी चलो उनका आदेश है, उनका मानना है, तो वी गो अहेड विद दिस. मैंने भी उस बात को ठीक समझा, और अल्टीमेटली एज यू से ना कि मैरिजेस आर मेड इन हेवन, इट वाज इट हैपेंड सो, एंड इट वाज अ वेरी सिंपल थिंग. He went to office. He attended his office till 5 o'clock, and then he came. तब वो मुख्यमंत्री थे? हाँ, मुख्यमंत्री थे. हाँ, मुख्यमंत्री थे. सिर्फ उन्होंने 2-4 लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया. एक हमारे बड़े सीनियर मिनिस्टर पंडित संतराम जी थे, ही वॉज देयर. फिर एक किन्नौर से एक MLA थे, वो थे. फिर नत्था सिंह जी रोडू से एक MLA थे, वो थे. ऐसे ही 2-4 लोगों को उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया, और उन्होंने कहा मुझे शाम को, जो मेरा मायका है वो यहाँ से 1 घंटे की ड्राइव है. कहाँ पर है? ये चाइल के पास, जुनगा करके हमारी रियासत का कैपिटल हुआ करता था. तो इसे आई हैव टू गो, मैं ऐसे जा रहा हूँ. पर थोड़ी हलचल मच गई थी, लोगों ने पूछना शुरू कर दिया क्या हम ऐसा सुन रहे हैं वीरभद्र सिंह जी शादी कर रहे हैं, ये हो रहा वो. तो कोई उसमें कि जी दिख नहीं रहा आपको, तो ऑफिस अटेंड कर रहे, कोई ऐसी बात ही नहीं है. अल्टीमेटली देन ही टोल्ड देम कि ऐसे शाम के टाइम मुझे जाना है पार. तो जिनको उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया था उनको लेकर वो पार आए. ही हैड टोल्ड माय फादर कि प्लीज़ डोंट डू एनीथिंग एलैबोरेट. ना कोई गाजा बाजा होगा, ना कोई हल्ला गुल्ला होगा, ना कोई इन्वाइटीज़ होंगे एक्सेप्ट द फैमिली मेम्बर्स. ही केम, ही परफॉर्म दैट रिचुअल, जो एक शादी का रिचुअल होता है, वो उन्होंने किया. उसके बाद एक छोटा सा डिनर था जिसमें 2-4 ऑफिशियल्स थे, जो 4 वो पॉलिटिकल लोग थे. एंड वी केम बैक. हिज मदर वाज हियर, शी वाज द वन हु वेलकम्ड मी इन द हाउस, एंड शी सेज नाउ यू हैव टू टेक ओवर द लेगेसी एंड यू हैव टू लुक आफ्टर हिम एंड हिज फैमिली. सो आई सेड ठीक है जी. करते करते फिर ये सफ़र अब 35-36 साल का सफ़र हो गया, जिसमें विक्रमादित्य भी है, इससे बड़ी एक पहले डॉटर हुई मेरी अपराजिता है. थिंग्स कैरीड ऑन एंड वी वर वेरी कंफर्टेबल विद अदर चिल्ड्रन ऑल्सो. कॉर्डियल रिलेशन है सबके साथ. दे एक्सेप्टेड मी इन द फैमिली एंड एवरीथिंग वाज क्वाइट. अच्छा ये बताइए, आप पूरी बात कर रही थी ना, वैसे मेमोरी में है कि हम लोग तो तब पैदा भी नहीं हुए थे, पर पढ़ा ही था इन सब चीज़ों के बारे में. आपने कहा कि जनरेशनल चेंज, कौन जनरेशन चलाएगी. तो अब मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके प्रेजेंट पे आता हूँ. प्रतिभा सिंह जी, पिछले दिनों आपने द प्रिंट को एक इंटरव्यू दिया था, उसको लेके बड़ी चर्चा हुई, कंट्रोवर्सी भी हुई, फिर आपकी तरफ से एक स्पष्टीकरण भी आया. मैंने वो इंटरव्यू देखा, मैंने विक्रमादित्य से भी उसके बारे में पूछा, तो आप उसमें कह रही थी कि देखिए जी, इंदिरा जी का ज़माना था, राजीव जी का ज़माना था, सोनिया जी का ज़माना था, तो वो मिलते खूब थे, उपलब्धता थी. नए बच्चे हैं तो इनको उस चीज़ पे थोड़ा सा काम करना होगा. प्रियंका को, राहुल को क्या कहना चाह रही थी आप? देखिए, मैं बड़ी स्पष्ट तौर से आपसे कहना चाहती हूँ कि आई डोंट नो जिसने वो इंटरव्यू लिया उनकी क्या इंटेंशन थी, विद व्हाट मोटिव ही आस्क्ड मी दोज क्वेश्चंस. इट वाज जस्ट, उन्होंने गांधी परिवार की बात की, तो मैंने शुरुआत की पंडित नेहरू जी से कि जब जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, तब उन्होंने, वीरभद्र सिंह जी उस वक्त स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, तो इनको बुलाकर कहा
कि व्हाट आर यू डूइंग। ये दो इनके भाई भी थे और ये दिल्ली में पढ़ते थे, तो इनको बुलाया और पूछा कि इनके बारे में पता सता कर लिया था उन्होंने सारा। सेंट स्टीफेंस में थे मेरे ख्याल से। हाँ, सेंट स्टीफेंस में थे। तो उनको बुलाया और बल्कि वो पिक्चर देखने गए हुए थे, ढूंढा सारे में मिले ही नहीं कहीं। फिर पता लगा कि ऐसे जी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कॉल। सिनेमा हॉल में लड़का बैठा, उससे बोले उठो, तुम्हें पीएम बुला रहे हैं। हाँ, एंड ही फेल्ट जिटरी, डर गए कि भाई क्या हमने गलती कर दी, क्या हमारे से ऐसा हो गया, प्राइम मिनिस्टर बुला रहे हैं। तो वो बड़े डरे से सहमे से पहुंचे प्राइम मिनिस्टर के घर में। वहाँ शास्त्री जी भी थे और पंडित नेहरू भी थे। उन्होंने कहा वीरभद्र सिंह जी, हमने आपके परिवार के बारे में बहुत कुछ सुना है, देखा है, तो हमने आपसे ये पूछना है कि आपकी क्या इरादा है, अब उस कॉलेज के बाद आप क्या करना चाहते हैं। बोलो जी मैं या तो लॉ करूँगा या लॉ करने के बाद फिर देन आई विल सी आई बिकम अ प्रोफेसर इन अ कॉलेज और प्रोफेसर। तो उन्होंने बड़ी गहराई से उनकी बात सुनी और उन्होंने कहा आपके बाप दादों ने कभी नौकरी की है। तो बड़े ये नेहरू जी ने कहा। तो उन्होंने बड़े हंस के पूछा उनसे कि डिड एनीबडी डू दिस। तो उन्होंने कहा नहीं जी, कि यू आर ऑल्सो सपोज। उन्होंने भी जन की सेवा की, लोगों की सेवा की, पब्लिक की सेवा की इन देयर ओन कैपेसिटी एज रूलर्स ऑफ द स्टेट। तो हम अब वक्त बदल गया है, अब टाइम बदल गया है, वी वांट यू टू कम इनटू पॉलिटिक्स। ही सेड जी मैंने ऐसा सोचा नहीं, बट गिव मी टाइम, आई विल थिंक ओवर इट। कि नहीं वी हैव डिसाइडेड। हम महासू था उस वक्त, मंडी पार्लियामेंट्री का, ये जो इसका पुराना नाम था इस इलाके का, महासू मंडी पार्लियामेंट्री हल्का वॉज, अब मंडी नाम पड़ा है इसका, उस वक्त महासू सीट थी। तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपको यहाँ से लोकसभा में इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं। उनको ये भी कहा कि यू कीप इट अ सीक्रेट, यू आर नॉट टू टेल एनीबडी जस्ट नाउ। ओके, लोकल कांग्रेसियों को नहीं बताना है अभी। कांग्रेस तो छोड़ो, आप परिवार को भी नहीं। अच्छा जी। हाँ, एंड ही केम होम, ही नेवर टोल्ड हिज वाइफ, ही नेवर टोल्ड ऑल हिज, किसी को भी नहीं बोला। 1 साल बीत गया, उन्होंने सोचा बीत गई, बात खत्म हो गई, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। इट वाज नॉट इवन इन हिज माइंड। तो एक दिन वो कांग्रेस की एक मीटिंग ले रहे थे यहाँ घर पे, उसमें डॉक्टर परमार वॉज द चीफ मिनिस्टर एट दैट टाइम। परमार जी, हाँ, वो चीफ मिनिस्टर थे। और प्रादेशिक समाचार सुनने के लिए वो रेडियो लगाया गया। बोला जी अभी शाम को प्रादेशिक समाचार आएंगे, तो वो रेडियो ऑन कर लेते हैं। रेडियो ऑन किया, उसमें आया कि ऐसे हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, हमने 4 प्रत्याशी घोषित किए हैं, उसमें से वीरभद्र सिंह जी महासू से कैंडिडेट होंगे। तो डॉक्टर परमार का रिएक्शन था कि वीरभद्र जी आप बड़े छुपे रुस्तम निकले, आपने हमको तक नहीं बताया। कि नहीं जी, मुझे आदेश ही ऐसा था कि मैंने तो अपने परिवार को भी नहीं बताया, मेरे परिवार, मेरी वाइफ या कोई घर में भी नहीं जानता। कि अच्छा। फिर वो वहाँ से वो कहानी शुरू हुई एंड दिस इज़ हाउ ही केम फॉरवर्ड। तो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, वी कम ऑफ, आई वेंट ऑफ द रिकॉर्ड। मैंने ये बताना था कि वो नेहरू का ज़माना, वो इंदिरा जी वॉज द वन हु सेलेक्टेड हिम एंड टोल्ड हिम कि आप फिर उन्होंने ग्रूम किया। जब वो MP थे, इंदिरा जी वॉज प्राइम मिनिस्टर, तो शी groomed him as a young child and many others, not only him, and many others also who came from good family background, well educated. उनको वो काफ़ी मौका देती थी आगे काम करने का, बाहर, बल्कि काफ़ी विदेश में भी इन्होंने इनको एक्सपीरियंस के लिए भेजा। एंड वीरभद्र सिंह जी के ऊपर तो बहुत विश्वास करती थी, क्योंकि कुछ लेडीज़ भी थी उस वक्त मेंबर पार्लियामेंट जो काफ़ी वृद्ध भी थी, बुजुर्ग भी थी। तो शी यूज्ड टू ऑलवेज से, देखना वीरभद्र सिंह जी आपको साथ भेज रही हूँ, यू लुक आफ्टर दीज लेडीज, जिम्मेदारी से ले जाना, जिम्मेदारी से इनका ख्याल रखना, इनको लुक आफ्टर करना कि हाँ ठीक है मैडम। और कई दफ़ा वीरभद्र सिंह जी सुनाते थे कि व्हेन आई यूज्ड टू बी देयर, आई यूज्ड टू बी कैरिंग देयर बैगेज, उनको गाड़ी करनी, उनको कि मैं उनको कहीं नहीं छोड़ता था, उनको अपने साथ हर जगह जहाँ भी जाना होता था, साइट सीइंग या वेरेवर, तो ही यूज्ड टू टेक केयर ऑफ देम। दिस इज हाउ शी ग्रूम्ड हिम एंड लेटर ऑन। आप मिली इंदिरा जी से कभी? नहीं, मेरा मिलना नहीं हुआ हमसे, नहीं मिलना हुआ। देन इन 1983 थोड़ा क्राइसिस हो गया था हिमाचल प्रदेश में लीडरशिप के बारे में। देन शी कॉल्ड वीरभद्र सिंह जी एंड शी सेड कि वीरभद्र सिंह जी यू हैव टू गो एंड टेक ओवर एज, जब वो टिम्बर स्कैम आया था और रामलाल जी को कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, वही। तो उन्होंने ये कहा कि आपने यू हैव टू टेक ओवर एज CM। ही सेड नो मैडम, आई एम क्वाइट हैप्पी हियर, मेरे को चाहे मिनिस्टर भी ना बनाओ, मैं MP बन के भी खुश हूँ, मुझे नहीं जाना हिमाचल। ही सेड नहीं, ये मेरा ऑर्डर है और आपको मानना होगा।
एंड वो तो उसके आगे कुछ बोल ही नहीं सके। उन्होंने कहा सुबह 8 बजे आपको हेलीकॉप्टर तैयार होगा एंड यू गो टू हिमाचल एंड टेक ओवर एज CM। दिस इज़ हाउ हिज पॉलिटिकल जर्नी इन हिमाचल प्रदेश स्टार्टेड एंड ही केम। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रही थी उस दिन इंटरव्यू में भी, कैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, इंदिरा जी का ज़माना रहा, फिर राजीव जी आए। राजीव जी ने भी बहुत मतलब हिमाचल से प्यार किया, अक्सर हिमाचल घूमने आते थे, अक्सर सबसे मीटिंग करते थे। मुझे याद है एक दफ़ा राजभवन में एक बहुत बड़ा इलेबरेट डिनर हुआ था उनके ऑनर में। मिस्टर गांधी, एक RKM गांधी थे, वो गवर्नर थे, बल्कि राजीव जी के रिलेशन में ही थे, उनके चाचा या कुछ लगते थे। ही वॉज द गवर्नर, तो ही केम, ही होस्टेड दैट डिनर इन राजभवन एंड राजीव जी वॉज देयर। खैर और तो सब लोग थे ही। उस वक्त मैं उनसे मिली थी थोड़ा, तो वो वक्त, वो ज़माना। उसके बाद फिर सोनिया जी टुक ओवर। सोनिया जी से भी वक्त ज़रूर कभी मिलना बरतना होता था, बट नॉट सो फ्रीक्वेंटली। बट दिल्ली गए या उन्होंने बुलाया या पार्टी के मतलब कोई बात करनी है, कोई उनसे आदेश लेने, उसके लिए आना जाना, उनसे मिलना होता था। पर अब उस दिन मैंने यही बोलने की कोशिश की थी कि अब वो जो सिनारियो हमने देखा था ना, या वो जो बातें सुनी थी, अब उसमें थोड़ा जनरेशन गैप आ गया। नहीं, इट इज़ नॉट ओनली देयर फैमिली, हमारी फैमिली में देख लो आप। कैसे? अब वीरभद्र सिंह जी को मैंने भी देखा था। ही वॉज सो पर्टिकुलर कि सुबह मुझे तैयार होना है, मुझे इतने बजे तैयार होना, इतने बजे पब्लिक को मिलना है, इतने बजे ऑफिस जाना, इतने बजे ये करना। ही वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज टाइमिंग्स। ही नेवर गेव एनीबडी चांस कि जी हमको इंतज़ार करना पड़ा या आपको, तो वो तुरंत उनको पता था कि इतने बजे लोग आएंगे तो इतने बजे। पर अब की जनरेशन, लाइक माई ओन सन, आई टॉक अबाउट विक्रमादित्य ऑल्सो, ही हैज़ हिज ओन वे ऑफ लाइफ। फर्स्ट ही वांट्स कि मैं अपने जिम जाऊं, अपनी बॉडी को फिट रखूं, फिर मैं अपना आके नहाऊं धोऊं, फिर ब्रेकफास्ट करूं, फिर तैयार हूं, उसके बाद लोगों को मिलता है। अगर हम उसमें चेंज लाना चाहें तो बच्चे आजकल बोलते वी नो व्हाट वी आर डूइंग, यू डोंट हैव टू टेल अस। माँ आप रहने तो मुझे पता है। हाँ, एग्जैक्टली। सो दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, कि नाउ वी डोंट इवन टेल देम बिकॉज दे हैव देयर ओन स्टाइल ऑफ वर्किंग। तो यही मेरा कहने का मतलब होता है कि एक जनरेशन गैप आ गया है, एक जनरेशन में बदलाव, क्योंकि बच्चों को अब एक्सपोजर मिल गया है, बच्चे पढ़े लिखे हैं, दे नो। वो ज़माने में वो बातें नहीं होती थी जो अब होने लग गई है। जैसे मैंने जिम की बात की, तो उस ज़माने में कौन जिम जाता था? कोई ना जिम हुआ करता था, लोग ऐसी मॉर्निंग वॉक कर लेते थे, तो दैट वाज ऑल। बट नाउ चिल्ड्रन आर वेरी पर्टिकुलर दैट फिटनेस के बारे में उनको बड़ा ध्यान है कि हमको अपनी बॉडी को फिट रखना है। तो आप देखो इस जनरेशन के लोग कर ही रहे हैं। इस प्रसंग के बाद आपकी सोनिया गांधी जी या प्रियंका गांधी जी से मुलाकात हुई? हाँ, बिल्कुल हुई। I went to meet Sonia ji. I discussed the entire matter with her. I told her also, madam, I didn't mean that way. But unfortunately, sometimes people इसको बढ़ा चढ़ाकर और इस परिप्रेक्ष्य में दिखाते हैं कि हमने आपके विरुद्ध कुछ बोल दिया। विरुद्ध बोलने की बात नहीं, she laughed it over. She says, I know all this happens in politics. फिर मैं प्रियंका जी से भी मिली. In fact, she told me, yeah, I saw your interview. I said, Sonia, Priyanka ji, this was what the reality was. She also knows. She also didn't take it. But चालाकी किसकी, जिसने वो उस तरीके से उसको प्रोजेक्ट करके और लोगों को ये दर्शाने की कोशिश की, ओ नहीं जी मैंने तो इनके खिलाफ बोल दिया। जी आप लंबे समय से खुद भी राजनीति में हैं। 1998 में आप पहली बार चुनाव लड़ी, 24 साल हो गए हैं। एक बड़ा जनरेशनल शिफ्ट आ जाता है। उसी बरस सोनिया जी पहली बार कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी। जैसे आनंद शर्मा जी के बारे में बात होती है, आपने गुलाम नबी आज़ाद जी का जिक्र किया, तो कई लोग जो कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं वो ये बात तो कहते हैं कि साहब आला कमान में हमारी सुनवाई नहीं थी। अब मैं उसके बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहती, क्योंकि पहले भी इस बात को गलत उस तरीके से दिखाया गया। अब ठीक है, अपनी अपनी थिंकिंग है, लोगों को जहाँ कंफर्ट लगता है लोग वहाँ जाते हैं। 1998 का जिक्र आया, आप पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं और हार जाती हैं महेश्वर सिंह जी से। कई विरोधी पार्टी में भी और पार्टी के बाहर भी ये कहते हैं कि वीरभद्र जी नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी राजनीति में आए। बिल्कुल सत्य है ये, बिल्कुल सही। क्या प्रसंग था, बताइए जरा। मेनी टाइम्स घर में भी ये बात होती थी। ही सेड कि अगर पॉलिटिक्स इज सच ए फील्ड वे लोग आपको
मतलब आपके ऊपर कई तरीके के आरोप भी लगाएंगे। ही सेज आई एम अ मैन, आई कैन टॉलरेट। कोई मेरी परिवार, मेरी पत्नी के बारे में कोई आरोप लगा दे और झूठे आरोप लगा दे, वो हमारे से सहन नहीं होता। तो हम चाहते हैं कि परिवार घर तक सीमित रहे। एंड आई डोंट वॉन्ट माई फैमिली टू गेट इन टू पॉलिटिक्स, इज टू ऑलवेज से। इनफैक्ट उन्होंने विक्रमादित्य के बारे में भी ऐसा कहा। विक्रमादित्य के बारे में भी जब वो ये यूथ कांग्रेस का वो पर्चा पुर्चा भर रहा था 2013 में, तो उन्होंने बहुत नाराजगी जताई कि आपको किसने बोला आप ये काम करो, व्हाई आरंट यू स्टडिंग, यू आर सपोज टू बी डूइंग योर कॉलेज, यू आर सपोज टू बी डूइंग MA आफ्टर दिस। आप पढ़ो, पढ़ाई पे अपना ध्यान दो और डोंट गेट इनटू ऑल दिस। मतलब वो उनके लिए भी उनके शब्द दिए थे। जब बात मेरे ऊपर आई और बड़ा दबाव पड़ा कि नहीं जी आप लड़ो लड़ो लड़ो, एंड ही नेवर वांटेड। किसका दबाव था? लोगों का। फिर ठाकुर कौल सिंह जी, क्योंकि मंडी पार्लियामेंट्री हल्के से होना था, कोई ना कोई रंगीला राम जी थे, उनको पूछा, उन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं लड़ना। फिर ठाकुर कौल सिंह के ऊपर बात आई, उनको कहा गया, राज साहब ने बहुत उनको बोला कि आप लड़ो, आप नहीं जी मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा, यही लड़ेगी। मतलब इतना दबाव पड़ा दैट ही हैड टू एग्री कि ओके। बट मन उनका खुश नहीं था कि भाई मैं नहीं चाहता मेरा परिवार राजनीति में है। वीरभद्र जी कभी चुनाव नहीं हारे, आप पहली बार चुनाव लड़ती हैं, वो CM थे, चुनाव हार जाती हैं, ये तो बड़ा सेटबैक रहा होगा। उस वक्त ऐसा हुआ कि हमारे जो ट्राइबल के 2-3 हलके थे ना, उनको इन्होंने जो डेफर कर दिया, अगर वो डेफर नहीं होते तो डेफिनेटली आई वुड हैव वन दैट इलेक्शन। वो जो बाद में बीजेपी गवर्नमेंट बन गई, उसके बाद वो 3 ट्राइबल इलाके जैसे लाहौल स्पीति, पांगी, भरमौर, किन्नौर के इलेक्शंस डेफर होने से फिर बाद में बीजेपी आ गई, तो उन्होंने भी फिर बीजेपी को ज़्यादा वोट दिया, उसकी वजह से थोड़े मतों से वो सीट रह गई। अगर वो डेफर नहीं किया होता इलेक्शन तो इसमें मैं जीती हुई थी। ओके, फिर आप अगले साल 99 में चुनाव नहीं लड़ी? नहीं, उस वक्त नहीं लड़ी थी। फिर उसके बाद 2004 लड़ी। एक्चुअली मैंने 5 मरतबा ये इलेक्शन, 2 बार हारी और 3 बार जीती। एक दफ़ा इन्होंने लास्ट इलेक्शन में वो राम स्वरूप शर्मा जी को टिकट दिया 2014 में। उस वक्त तो मोदी वेव इतनी थी सारे देश में, प्रदेश में, कि वो मोदी की लहर में वो इलेक्शन, हालांकि ज़्यादा मार्जिन नहीं था, 30,000 आई थिंक, नॉट 26-30 हज़ार के करीब। बट वो उस हवा में सभी बड़े ढल गए, मोदी वेव थी उस वक्त। फिर 2004 में फिर कैसे दोबारा प्रसंग बना आपके चुनाव लड़ने का? पिछली बार जब मैंने लड़ा 2004 में, जब आप पहली बार जीती, फिर भी वही बात आई ना कि लोगों का दबाव हुआ, लोगों ने बोला कि नहीं जी ये MP का इनसे चुनाव, मुख्यमंत्री बन चुके थे वीरभद्र जी फिर से। और फिर कोई तैयार नहीं था और इलेक्शन लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं था। फिर लोगों ने फिर दबाव डाला कि नहीं जी, एक्चुअली नाम क्या था, वीरभद्र सिंह जी का नाम था, और वो खुद तो लड़ नहीं सकते थे, तो ऑल्टरनेटिव क्या था? हाँ, तो ऑल्टरनेटिव क्या था? फिर अगर कोई और लड़ ही नहीं रहा है और इतना बड़ा चुनाव होता है, ये तो 17 हलके हैं, इसमें 17 हलकों में आपने जीतना है, तो जितना होल्ड वीरभद्र सिंह जी का था वो कोई और उस नाम को लेकर आगे इलेक्शन नहीं जीत सकता था, और वो जीतना भी बहुत इम्पोर्टेंट था। तो उस प्रिटेक्स्ट में फिर मुझे चुनाव में उतरना पड़ा। अब मौजूदा चुनाव की बात करते हैं। बड़ा अखबारों में कि साहब गुट बहुत हैं, सुक्खू भी CM बनना चाहते हैं अगर कांग्रेस सत्ता में आए, मुकेश अग्निहोत्री का भी अपना दावा है, और वीरभद्र जी के परिवार का दावा तो है ही। लोगों ने कहा कि राजीव शुक्ला के सबसे ज़्यादा पसीने तो इसी में छूटे कि पहले इन सबको एक कमरे में बिठा तो लें। ये क्या है, इतनी खबरें आती हैं, इतने बयान आते हैं, जिलों के स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर मीटिंग बुलाई जाती है तो उनके गुट के नहीं आए, तो फिर उनके गुट के नहीं आए, कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, उसमें 2 छोड़ के चले गए भाजपा में। देखिए, मैंने तो वीरभद्र सिंह जी को अक्सर ये बात बोलते हुए सुना था कि ना मैं गुट में विश्वास करता, ना ग्रुप में विश्वास करता, मेरा कोई गुट नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, मैं तो सबको साथ लेकर चलता हूँ, मेरी परिप्रेक्ष्य में सभी बराबर है। बट अनफॉर्चुनेटली आफ्टर हिज गोइंग, ऑब्वियसली अब कितने ये लोग सभी सोचते हैं कि किसी ने तो बढ़ना है, तो एक सोचता मैं बनूँ, एक सोचता मैं बनूँ। मैं तो ये सोचती हूँ कि जिसके भाग्य में लिखा होगा या जिसको लोग चाहेंगे वही बनेगा। इनके चाहने से या इनके ग्रुप बनाने से या ऐसा कनाइव करके वो इस पोस्ट को लेना चाहे, दैट डजंट सेंड अ गुड सिग्नल।
फिर लोग वही बात जो आप कह रहे हैं ना कि ग्रुप बन जाता है, गुट बन जाता है कि ये मेरे गुट का है, वो उसके गुट का है। वाई डू सच ए थिंग? अभी तो आप अपनी पार्टी को पावर में लाने की बात करो ना, सब विधायकों को जिताने की बात करो। जितने ज़्यादा विधायक जीत के आएंगे उससे हमारी मेजॉरिटी बनेगी, उसी से सरकार बनेगी। फिर बाद में सरकार बन जाए फिर दैट इज़ फॉर द हाई कमांड एंड द MLAs टू डिसाइड कि किसको आप मुख्यमंत्री चाहते हैं। वीरभद्र जी सांसद रहते हुए भी जब विधानसभा के चुनाव होते थे, चुनाव लड़ते थे, एक बड़ी चर्चा चल रही थी, खासतौर पर जो आपकी रियासत का इलाका है और शिमला तक का इलाका, कि प्रतिभा सिंह जी चुनाव क्यों नहीं लड़ी, जबकि हमने पिछले चुनाव में देखा और वो शपथ ग्रहण का बड़ा रोचक नज़ारा भी था कि सबसे बुजुर्ग विधायक वीरभद्र सिंह जी, सबसे युवा विधायक विक्रमादित्य जी, और फिर वो प्रणाम भी करने आते हैं आपको शपथ लेने के बाद। आप मौजूद थी वहाँ विधानसभा में उस दिन। तो ये सवाल बड़ा पूछा जा रहा है कि प्रतिभा जी, भाई वीरभद्र जी भी सांसद रहते हुए विधायक ही लड़े थे, तो आप इस बार चुनाव नहीं लड़ी, और कई लोग उसको मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी से भी जोड़ के देख रहे हैं, क्या कहेंगे? ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं था कि मैं उस वक्त चुनाव लड़ूं, या ना कोई ऐसी चर्चा थी। ठीक है, वीरभद्र सिंह जी थे, वो अर्की से उन्होंने चुनाव लड़ा था, वहाँ से वो जीत कर आए। विक्रमादित्य का अपना क्षेत्र था, वो वहाँ से चुनाव जीत कर आए। तो मुझे ऐसा कोई वो नहीं लगा कि मुझे आगे आना चाहिए, या मैं ऐसे भी पॉलिटिकली एम्बिशियस नहीं हूँ। ये तो परिस्थिति ने मुझे ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया, अदरवाइज आई वॉज नॉट एम्बिशियस एंड आई डिडंट वांट। प्रदेश अध्यक्ष हैं, नहीं आप तो जब अध्यक्ष बनी, यहीं रिज मैदान में बड़ी रैली हुई थी, लोगों ने कहा शक्ति प्रदर्शन है ये प्रतिभा सिंह जी का, इसी बरस की बात है, शुरुआत की। ठीक है, वो लोगों की भावनाएं हैं, लोग प्यार करते हैं इस परिवार को, लोग याद करते हैं वीरभद्र सिंह को कि उनका परिवार है, इन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी है, बहुत कुछ देश के लिए, प्रदेश के लिए किया है। उसको याद करते हुए दे वांट कि हम इस परिवार को जिंदा रखें और इनको आगे आने का मौका दें। जिस तरीके से वीरभद्र सिंह जी ने काम किया है, वो हमारे से भी आशा रखते हैं कि आप भी उसी तरीके से जनता की सेवा करें। आखिरी सवाल प्रतिभा सिंह जी, आप लोग अपने 10 निश्चय की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है रिवाज बदलेगा, राज कायम रहेगा। जयराम ठाकुर जी की 5 बरस की सरकार पूरी हो गई, वो दोबारा मैंडेट मांगने की बात कह रहे हैं, और आप लोग क्या हैं, आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे हैं जो आपको लगता है जनादेश को तय करेंगे, प्रभावी मुद्दे होंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो ओल्ड पेंशन स्कीम का है, OPS। बिकॉज़ जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो लोग भी यही कहते हैं कि जी देखो, हम रिटायर होने के बाद अगर हमारे को पेंशन ही नहीं मिलेगी तो हम कैसे अपने परिवार को ज़िंदा रखेंगे, कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। तो एटलीस्ट पेंशन तो हमको मिले। और हमने बार बार आग्रह कर लिया है बीजेपी सरकार से भी, जयराम ठाकुर जी के पास भी हम बहुत बार चले गए कि हमारी पेंशन के ऊपर ख्याल किया जाए, हमारे को पेंशन लगाई जाए। तो उन्होंने जब गौर ही नहीं किया, फिर अंत में निराश होकर ये कांग्रेस के पास आए। इन्होंने कहा जी हम अभी तो नहीं, पर जब चुनाव हो जाएंगे, आप सत्ता में आएंगे, तो कम से कम आप ये प्रॉमिस करो कि आप हमको पेंशन लगाकर ये ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके हमको देंगे। तो हमें लगे, हमने इसके लिए वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी बुलाए, उनसे भी इसके बारे में सलाह मशवरा किया कि वेदर ये फाइनेंशियली प्रॉबेबल होगा कि नहीं, हम कर पाएंगे कि नहीं। फिर उन्होंने भी हमको राय दी कि नहीं, यू कैन गो अहेड विद दिस। सो हमने लोगों को प्रॉमिस किया है कि जैसे ही सरकार बनेगी तो हम अवश्य इसको ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। सरकार बनती है अगर, जो आप लोगों का दावा है, क्या प्रतिभा सिंह मुख्यमंत्री पद की दावेदार होंगी? देखिए, मैंने आपको कह ही दिया कि मैं कोई ऐसी पॉलिटिकली एम्बिशियस नहीं हूँ, ना मेरा कोई ऐसा दावा है, ना मैं कोई ऐसी रेस में हूँ। मेरे से सीनियर कई लोग बैठे हैं। अब क्या कौन है आपसे सीनियर जो आपको लगता है दावेदार है? many people in politics, I don't want to name them, but many of them। पर यदि विधायक कहते हैं या आला कमान कहता है तो? विधायक क्या कहें और आला कमान क्या कहती है तब की बात है, क्या फैसला होता है दैट इज फॉर द हाई कमांड टू डिसाइड। प्रतिभा सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जमघट में देख रहे थे कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी की बातचीत को, जिसमें कई पुराने पॉलिटिकल किस्से थे, कई प्रसंग थे, और मौजूदा राजनीति पर भी बात थी, और उस चर्चित इंटरव्यू पर भी जिसका गाहे बगाहे जिक्र आता है। आपने धैर्यपूर्वक इतना समय दिया,
चुनावी दौरों के बीच में बहुत बहुत शुक्रिया। जमघट में सत्ता के दावेदारों से सवालों का सिलसिला जारी रहेगा, हिमाचल प्रदेश में भी, गुजरात में भी। आप देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।